विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेलीग्राम क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर जी के संपूर्ण जीवन के बारे में, उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में, उनका साहित्य में क्या योगदान रहा, उन्होंने साहित्य क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार किस रचना पे प्राप्त किया, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को विस्तृत चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन पर संक्षिप्त जानकारी दूंगा। उसके बाद उनका संपूर्ण जीवन पर प्रकाश डालूंगा, विस्तृत चर्चा करूंगा। रामधारी सिंह दिनकर जन्म 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। सिमरिया नामक गांव में हुआ था। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास में हुई। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को मद्रास में हो जाती है। पिता का नाम बाबू रवि सिंह, माता मनरूप देवी, विवाह मात्र 13 वर्ष की उम्र में मात्र
13 वर्ष की उम्र में 1921 ईस्वी में श्यामवती देवी से संपन्न हुई। इनकी संतानों में दो पुत्र राम सेवक व केदार सिंह और दो ही पुत्री थी इनकी, दो पुत्री विनीता और विभा। इस तरह से इनकी कुल 4 संतानें थी। दिनकर जी का विवाह मात्र 13 वर्ष की उम्र में श्यामवती देवी से होता है और इन्हें सब मिलाकर 4 संतानें होती हैं, 2 पुत्र 2 पुत्रियां। पुत्रों में राम सेवक सिंह और केदार सिंह और पुत्रियों में विनीता और विभा। इनकी शिक्षा इतिहास विषय में स्नातक यानी इतिहास विषय में इन्होंने बीए किया। इनकी रचनाओं में प्रमुख रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी। इनकी प्रमुख रचनाओं में कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, उर्वशी है और इनको पुरस्कार जो मिलता है वह उर्वशी पर सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्राप्त होता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इस तरह से इनका मैंने आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत किया। अब इनके जीवन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इनका जो संक्षिप्त जीवन परिचय है वह इस प्रकार है
कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में होता है और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को मद्रास में हो जाती है। इनके पिता का नाम था बाबू रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी। विवाह इनका मात्र 13 वर्ष में ही हो जाता है श्यामवती देवी से, जिन्हें 4 संतानें प्राप्त होती हैं। रामसेवक केदार सिंह पुत्रों में और पुत्रियों में विनीता और विभा। इनकी शिक्षा दीक्षा स्नातक तक हुई थी। इतिहास विषय में ये बीए किए थे। प्रमुख रचनाओं में कुरुक्षेत्र रश्मिरथी उर्वशी है, जिसमें इनको उर्वशी काव्य संग्रह पर इन्हें जो है सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है। आगे हम इनके जीवन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में होता है। इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। दिनकर जी का विवाह मात्र 13 वर्ष 1921 ईस्वी में मात्र 13 वर्ष की उम्र में
श्यामवती श्यामवती देवी से हुआ। दिनकर जी का विवाह मात्र 13 वर्ष की अवस्था में ही श्यामवती देवी से हो जाता है। इनसे इन्हें 4 संतानें उत्पन्न हुई। जिनमें 2 पुत्र राम सेवक सिंह तथा केदार सिंह व 2 पुत्रियों विनीता सिंह व विभा सिंह। दिनकर जी को कुल मिला के 4 संतानों की प्राप्ति हुई, जिनमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां। पुत्रों में केदार सिंह, राम सेवक सिंह व पुत्रियों में विनीता सिंह और विभा सिंह। दिनकर जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बारो मध्य विद्यालय से प्राप्त कर सन 1928 ईस्वी में मोकामा उच्च विद्यालय से मैट्रिक में मोकामा उच्च विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम
मैट्रिक में पूरे सूबे में प्रथम आने के कारण इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया। दिनकर जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बारो मध्य विद्यालय से प्राप्त की। उसके बाद ये सन 1928 ईस्वी में मोकामा उच्च विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। पूरे सूबे में, पूरे अपने इलाके में मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने के कारण इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया। सन 1932 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में स्नातक ऑनर्स इतिहास विषय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सन 1932 ईस्वी में दिनकर जी पटना विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। शिक्षा पूर्ण होने के बाद दिनकर जी विविध पदों पर शिक्षा पूरी होने के बाद दिनकर जी विविध पदों पर कार्य किया, जिनमें प्रमुख है
प्रमुख है सन 1934 ईस्वी में, सन 1934 से 1942 ईस्वी तक बिहार के अधीन, बिहार राज्य के अधीन सब रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार के पद पर रहे। दिनकर जी अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद सन 1934 ईस्वी से 1942 ईस्वी तक बिहार राज्य के अधीन सब रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत थे। सन 1943 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक सन 1943 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक युद्ध प्रचार विभाग के पदाधिकारी रहे। सन 1947 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक रहे। सन 1943 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक युद्ध प्रचार विभाग के पदाधिकारी रहे। सन 1947 से 1950 ईस्वी तक जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक रहे। आगे सन 1950 ईस्वी से सन 1952 ईस्वी तक बिहार
बिहार विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के अंतर्गत बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के अंतर्गत लंगट सिंह कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर रहे। सन 1950 से 1952 ईस्वी तक बिहार विश्वविद्यालय के अधीन लंगट सिंह कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर रहे। सन 1952 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक सन 1952 से 1964 ईस्वी तक राज्यसभा के सदस्य रहे। सन 1964 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने। सन 1952 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य रहे। उसके बाद सन 1964 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। सन 1965 ईस्वी से मरणोपरांत भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। दिनकर जी की मृत्यु
मृत्यु 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को हृदय गति रुक जाने के कारण मद्रास में हो गई। दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को हृदय गति रुक जाने के कारण मद्रास में हो जाती है। ये इनका जीवन परिचय रहा। अब हम इनके साहित्यिक परिचय पर चर्चा करेंगे। साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय के अंतर्गत इनकी संपूर्ण रचनाएं आएंगी। रचनाओं में सर्वप्रमुख हम काव्य पर विचार करेंगे। इनकी काव्य रचनाएं हैं विजय संदेश, उन्नीस 1928 ईस्वी, प्रणभंग 1929 ईस्वी, रेणुका 1935 ईस्वी, हुंकार 1939 ईस्वी, रसवंती 1940 ईस्वी, द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, सामधेनी 1947 ईस्वी, बापू 1947 ईस्वी, इतिहास के आंसू 1948
1951 ईस्वी, धूप धुआं, धूप और धुआं, 1951 ईस्वी, रश्मि रथी, रश्मि रथी, 1952 ईस्वी। यह एक खंड काव्य है, खंड काव्य। सीपी और शंख, सीपी और शंख, 1957 ईस्वी। उर्वशी, 1961 ईस्वी। परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, 1963 ईस्वी। कोयला और कवित्त, कोयला और कवित्व, 1964 ईस्वी। मृत्यु तिलक, मृत्यु तिलक, 1964 ईस्वी। आत्मा की आंखें, आत्मा की आंखें, 1964 ईस्वी। हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम, 1970 ईस्वी। संचयिता, 1973 ईस्वी। रश्मिलोक, 1974 ईस्वी। साहित्यिक रचनाओं में इनके काव्य के अंतर्गत विजय संदेश, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, रश्मि रथी जो एक खंड काव्य है, सीपी और शंख, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा,
कोयला और कवित्व, मृत्यु तिलक, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, संचयिता और रश्मि लोक। इनमें कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, बापू, रेणुका, हुंकार। ये इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट रचना है उर्वशी। यह कामाध्यात्म की कृति है। इसमें पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। कुरुक्षेत्र, इसमें यह भी रचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बापू, महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित है। रश्मिरथी, यह एक खंड काव्य है। इसमें कर्ण के जीवन से संबंधित घटनाएं हैं। इस तरह से काव्यगत रचनाओं में इनकी जो इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं उन्हें मैंने आपको बताया। ये सारी रचनाएं आप लोग याद रखेंगे। इस उर्वशी रचना पर 1972 ईस्वी में दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सबसे इम्पोर्टेंट रचना है। उसके बाद आपका रश्मिरथी है, फिर कुरुक्षेत्र है। ये तीन रचनाएं आप अवश्य याद रखेंगे। यहाँ से जरूर एक रचना इनकी पूछ ली जाती है, तो इस तरह से आप इनकी रचनाओं को याद रखेंगे। अब हम देखेंगे इनकी गद्य रचनाएं। गद्य रचनाएं, गद्य रचनाओं के अंतर्गत इनका निबंध देखेंगे। निबंध संग्रह, मिट्टी की ओर इनका निबंध संग्रह है। मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी। दूसरा है अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर 1953 ईस्वी। अगला है रेती के फूल, रेती के फूल 1954 ईस्वी। अगला है वेणुवन, वेणुवन 1958 ईस्वी। अगला है धर्म, नैतिकता और विज्ञान, धर्म, नैतिकता और विज्ञान
धर्म, नैतिकता और विज्ञान 1959 ईस्वी। अगला है व्हाट पीपल 1961 ईस्वी। अगला है साहित्यमुखी 1968 ईस्वी। अगला है आधुनिकता बोध 1973 ईस्वी। अगला है विवाह की मुसीबतें 1974 ईस्वी। इनके निबंध संग्रहों में जो प्रमुख निबंध संग्रह हैं वह है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल। ये इनके महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट अर्धनारीश्वर है। यह पूछा जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है आलोचनात्मक ग्रंथ। आलोचनात्मक ग्रंथों में हमारी सांस्कृतिक एकता, उन्नीस सौ 54 ईस्वी। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय 1956 ईस्वी। पंत प्रसाद और मैथिली शरण पंत प्रसाद और मैथिली शरण 1958 ईस्वी। शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज 1966 ईस्वी। आलोचनात्मक ग्रंथों में इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज और पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। जिनमें शुद्ध कविता की खोज और संस्कृति के 4 अध्याय, यह आपसे सबसे अधिक पूछा जाता है, इसलिए यह दोनों आलोचनात्मक ग्रंथ आप लोग अवश्य याद रखेंगे। और तीसरे पर पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, ये भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे भी आप याद रखेंगे। इस तरह से आलोचनात्मक ग्रंथों में ये 3 आलोचनात्मक ग्रंथ इनके
आप जरूर याद रखेंगे। आगे इनका यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत को यात्रा साहित्य भी कहते हैं। यात्रा वृत्तांत पहला है देश विदेश। देश विदेश 1957 ईस्वी। और दूसरा है मेरी यात्राएं। मेरी यात्राएं 1970 ईस्वी। यात्रा वृत्तांत में इनके दो ही यात्रा साहित्य है। पहला है देश विदेश और मेरी यात्राएं। ये भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद इनका संस्मरण है। संस्मरण संस्मरण में संस्मरण और श्रद्धांजलियां। श्रद्धांजलियां संस्मरण और श्रद्धांजलियां 1969 ईस्वी में यह लिखित है। उसके बाद है लोकदेव नेहरू। लोकदेव नेहरू इनके दो संस्मरण भी हैं। पहला है संस्मरण और श्रद्धांजलियां, दूसरा है लोकदेव नेहरू। इन्होंने डायरी भी लिखी है। इनकी डायरी है डायरी में दिनकर की डायरी। दिनकर की डायरी 1973 ईस्वी। इन्होंने एक डायरी भी लिखी है दिनकर की डायरी नाम से। अन्य रचनाओं में अन्य रचनाओं में अन्य रचनाओं में शेष निशेष अन्य रचनाओं में शेष निशेष यह 1985 ईस्वी में प्रकाशित होती है। मरणोपरांत यानी दिनकर जी के मरने के बाद उनकी एक रचना शेष निशेष नाम से प्रकाशित हुई है। इस तरह से मैंने आप लोगों को दिनकर जी के साहित्यिक परिचय पर, उनके गद्य पे, उनके काव्य पे, उनके संस्मरण पे, उनके यात्रा साहित्य पे, उनके आलोचनात्मक ग्रंथ पे, उनकी डायरी पे, उनके अन्य रचनाओं पे मैंने विस्तृत चर्चा किया। आशा है कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब पुरस्कार और सम्मान की बात आती है।
इन्हें किस रचना पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है और इन्हें अपनी सेवाओं के लिए क्या क्या सम्मान मिले हैं। पुरस्कार। दिनकर जी को उनकी कृति उर्वशी पर सन 1972 ईस्वी में या 1972 ईस्वी का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी जो कृति है उर्वशी, जिसमें पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है, इस रचना पर इन्हें सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे कवि हैं। पहले नंबर पे सुमित्रानंदन पंत जी आते हैं, जिन्हें 1968 ईस्वी में चिदंबरा काव्य संग्रह पर प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसके बाद दिनकर जी को उनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय पर सन 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय नामक ग्रंथ पे सन 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। ये तो रहा उनके पुरस्कार से संबंधित जानकारी। अब उन्हें जो सम्मान प्राप्त हुए हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे।
दिनकर जी को सन 1959 ईस्वी में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। दिनकर जी को सन 1965 ईस्वी में गुरुकुल महाविद्यालय ने ने विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1968 ईस्वी में राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर ने इन्हें साहित्य चूड़ामणि की उपाधि से विभूषित किया। सन
1962 में, सन 1962 में संसद में दिनकर जी को राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस तरह से इन्हें जो जो सम्मान प्राप्त हुआ वो मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है कि इन्हें सन 1959 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, इन्होंने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। उसके बाद सन 1965 ईस्वी में गुरुकुल महाविद्यालय ने इन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। इन्हें पद्म भूषण और विद्या वाचस्पति। उसके बाद सन 1968 ईस्वी में राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर ने इन्हें साहित्य चूड़ामणि की उपाधि से विभूषित किया। फिर सन 1962 ईस्वी में संसद ने दिनकर जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया। इस तरह से दिनकर जी दूसरे ऐसे कवि हैं जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है, और प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त करने वाले जो कवि हैं वह है मैथिली शरण गुप्त। इन्हें सर्वप्रथम राष्ट्र कवि के सम्मान से, उपाधि से विभूषित किया गया है। उसके बाद जो दूसरे कवि हैं राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित होने वाले, वह रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस तरह से मैंने आप लोगों के समक्ष इनका जो संपूर्ण साहित्यिक परिचय था वो मैंने आप लोगों को अवगत कराया। इसके बाद इनका जो साहित्य में योगदान है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। साहित्य में योगदान, इनका साहित्य में क्या योगदान रहा है, अब हम इस पे चर्चा करेंगे। अब हम लोग इनका साहित्य में योगदान देखेंगे कि आधुनिक युग में दिनकर जी वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में
प्रख्यात हैं। राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीयता राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीयता को इनके काव्य की मूल भूमि माना गया है। यानी आधुनिक युग में दिनकर जी वीर रस्ती कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके कविताओं में, इनके काव्य में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता की मूल भूमि प्रस्तुत हुई है। दिनकर जी को साहित्य जगत में युग चारण के रूप में जाना जाता है। अज्ञेय ने इन्हें समय का सूर्य कहा है। अज्ञेय ने इन्हें समय का सूर्य कहा है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें अधैर्य का कवि कहा है। दिनकर जी को अज्ञेय ने समय का सूर्य कहा है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें अधैर्य का कवि कहा है। साहित्य संसार में दिनकर जी को अनल कवि व आवेश का कवि के रूप में जाना जाता है।
दिनकर जी को साहित्यिक क्षेत्र में अनल कवि व आवेश कवि के रूप में भी जाना जाता है। भारत के द्वितीय राष्ट्र कवि के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। इनकी प्रसिद्धि है। लेकिन इन्होंने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही स्वीकार किया है। दिनकर जी साहित्य जगत में अत्यधिक ख्याति प्राप्त किए हैं। दिनकर जी साहित्य जगत में अत्यधिक ख्याति प्राप्त किए हैं। यद्यपि इनका गद्य और काव्य दोनों में विशेष पकड़ थी। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित हृदय स्पर्शी कविताएं लिखने के कारण ये
राष्ट्र कवि ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हैं। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित हृदय स्पर्शी कविताएं लिखने के कारण ये राष्ट्र कवि कहलाते हैं। सरस्वती के इस अमर साधक ने सरस्वती के इस अमर साधक ने अपने देश के प्रति असीम अपने देश के प्रति असीम राष्ट्रीय भावना का परिचय दिया है। राष्ट्रीय भावना का परिचय दिया है। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित इनका साहित्य राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित इनका साहित्य भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इनकी गणना विश्व के महान साहित्यकारों में की जाती है। कि दिनकर जी साहित्य जगत में अत्यधिक ख्याति प्राप्त किए हैं। इनके जो गद्य काव्य और पद्य काव्य है जो इनमें विशेष पकड़ थी। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित हृदय स्पर्शी कविताएं लिखने के कारण ये राष्ट्र कवि कहलाए। और इनका जो साहित्य है वह भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इन्होंने सबसे ज्यादा राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होकर के कविताएं लिखी हैं, इसलिए इनकी गणना विश्व के महान साहित्यकारों में की जाती है। इस तरह से मैंने आप लोगों के समक्ष इनका साहित्य में क्या स्थान था वो प्रस्तुत किया। आशा है कि आप लोग इससे पढ़ करके काफी लाभ प्राप्त करेंगे। मेरे पिछली वीडियो
महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय, उनका संपूर्ण परिचय जानने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उनका जीवन परिचय आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। आशा है कि आप लोग मेरे चैनल को देखकर मैं जो आप लोगों को साहित्य से संबंधित जितने भी कवि हैं आप लोगों के सिलेबस में जो हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करा रहा हूँ। आशा है कि सभी इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। आप लाभान्वित हो रहे होंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जो भी इसमें कुछ सुधार करने योग्य बातें होंगी तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। ऐसा मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूँ। धन्यवाद।